फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक नए रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा होता है। तभी एक स्थानीय शमन वहां आता है और अधिकारियों से इस काम को रोकने की गुजारिश करता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने ये काम जारी रखा तो इसके नतीजे मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। जाते जाते वो कहता है कि जब मुसीबत आएगी तब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। उसी रात डार्टो और उसका दोस्त पैमोन अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ देर बाद डार्टो को आसपास कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और अचानक पैमोन वहाँ से गायब हो जाता है। जब डार्टो उसे ढूंढने निकलता है तो उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो देखता है कि एक डरावनी एंटिटी ने पैमोन को मार डाला है। ये नज़ारा देखकर डार्टो बुरी तरह डर जाता है और पहला सीन यहीं कट हो जाती है। इसके बाद कहानी कई महीनों के बाद से शुरू होती है, जहां रेलवे लाइन का काम ख़त्म हो चुका होता है और वहां एक रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया होता है, जिसमें संकारा रिजॉर्ट के उद्घाटन का जश्न मनाया जा रहा होता है। यहीं हम पूर्णिमा और उसकी बहन केम्बेंग से मिलते हैं, जो इस रिजॉर्ट में घूमने आई होती हैं। पूर्णिमा अपनी बहन केम्बेंग को बताती है कि ब्रोशर के अनुसार उनकी ट्रेन 5 नए बने रेलवे टनल्स से होकर गुजरेगी। तभी वहाँ कुछ औरतें रोने चिल्लाने लगती हैं और अपने पतियों को वापस लाने की गुहार लगाती हैं। ये औरतें असल में उन मज़दूरों की पत्नियां होती हैं जो रेलवे टनल बनाने गए थे लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। वहाँ हम संतोषो को देखते हैं, जो संकारा रिसॉर्ट का मालिक था। वो अपने रिसॉर्ट के इस पहले सफ़र के लिए आया हुआ था। असल में उसी ने सरकार से बात करके इस रेलवे ट्रैक की परमिशन ली थी और पूरी इन्वेस्टमेंट भी की थी, ताकि शहर से लोग सीधे उसके रिसॉर्ट तक पहुँच सकें और उसे करोड़ों का फ़ायदा हो। उन औरतों को प्रोटेस्ट करते देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है, तो अपने साथी बारा को जल्द से जल्द यात्रा शुरू करने को कहता है और सभी यात्री ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। ड्यूटी पर मौजूद कंडक्टर सिद्दीक सभी यात्रियों का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि ये संघकारा ट्रेन एक खास टूरिज्म ट्रेन है जो संघकारा रिजॉर्ट तक जाएगी। वो ये भी बताता है कि ये सफ़र करीब 7 घंटे का होगा और वे शाम 7 बजे तक रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद ट्रेन रवाना हो जाती है। इसी दौरान हमें डार्टो की पत्नी रामला भी उसी ट्रेन में सफ़र करते हुए दिखती है, जो संतोषो से अपने पति के बारे में बात करने आई हुई थी। तभी अचानक उसकी नज़र डार्टो पर पड़ती है। उसे ट्रेन में देखकर वो हैरान रह जाती है। वो तुरंत उस जगह जाती है जहां उसने डार्टो को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे डार्टो फिर से दिखता है, इस बार पेंट्री कार में। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वो फिर गायब हो चुका होता है। अब रामला उस स्टाफ से पूछती है कि उसने एक आदमी को वर्कर के यूनिफॉर्म में देखा था, लेकिन स्टाफ उसे बताती है कि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था। तभी रामला की नज़र रिजॉर्ट के मालिक संतोषो पर पड़ती है, जो वहीं बैठा होता है, लेकिन स्टाफ उसे रोक देती है और कहती है कि इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। उधर संतोषो और बारा के बातों से हमें पता चलता है कि संतोषो को उन वर्कर्स के गायब होने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो बारा से स्टेशन पर हुए हंगामे के बारे में पूछता है, जिस पर बारा बताता है कि वो लोग स्थानीय निवासी थे जो कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। संतोषो कहता है कि वो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन ये घटना इन्वेस्टर्स के सामने उसके लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरी थी और ऐसे हादसे उनके टूरिज्म इमेज को भी ख़राब कर सकते हैं। इसी बीच केम्बेंग खिड़की के बाहर एक रेवन बर्ड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक वो आकर खिड़की से टकरा जाता है। ये देखकर वो पूर्णिमा से कहती है कि उसने अभी एक अजीब सा पक्षी देखा। तभी अचानक पूर्णिमा को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो केम्बेंग से कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है। जब पूर्णिमा बाहर निकलती है तो उसे अपने कोच का बाथरूम ऑक्यूपाइड मिलता है, इसलिए वो दूसरे कोच की तरफ चली जाती है, जहाँ जाकर वो उल्टी करने लगती है और तभी शीशे में हम पैमोन के आत्मा को देखते हैं। उसी समय ट्रेन पहले टनल में एंटर करती है। इधर सादिक नोटिस करता है कि इकोनॉमी क्लास के कोच का दरवाज़ा ठीक नहीं है, तो वो डॉन को उसे चेक करने के लिए भेजता है। उधर काफ़ी देर तक जब पूर्णिमा वापस नहीं आती तो केम्बेंग उसे देखने के लिए बाहर जाती है और तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। वो उस वॉशरूम तक पहुंचती है, लेकिन वहां पूर्णिमा नहीं होती। इसी बीच एक छोटी बच्ची कोच के अंदर एक दूसरी लड़की को देखती है, जो अचानक एक डरावने डिमोनिक रूप में बदल जाती है। ये देखकर वो बच्ची बुरी तरह डर जाती है और गिर पड़ती है।
तभी डॉन वहां पहुंचता है जहां वो कुछ बेहद खौफनाक देखता है। ट्रेन जैसे ही टनल से बाहर निकलती है, केम्बेंग को पूर्णिमा मिल जाती है। केम्बेंग उसे बताती है कि वो उसके लिए कितनी परेशान हो गई थी। वो नोटिस करती है कि पूर्णिमा ने उल्टी की है और कहती है कि वहां पहुंचते ही उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। लेकिन तभी पूर्णिमा नोटिस करती है कि 5वां कोच जिसमें वे थीं वो अब गायब हो गया है। मतलब अगर पूर्णिमा दूसरे कोच में नहीं जाती और केम्बेंग उसे ढूंढते हुए उस कोच से बाहर नहीं आती तो वे भी उस कोच के साथ गायब हो जाती। ये देख और जान उनके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। वे तुरंत टेकुन नाम के कर्मचारी से मिलते हैं, जिसे वे बताती हैं कि 5वां कोच गायब हो गया है। टेकुन खुद ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन तभी एक आदमी जब बाथरूम इस्तेमाल करने आता है तो उसे भी पता चलता है कि 5वां कोच गायब है और वो ज़ोर ज़ोर से हंगामा करने लगता है, जिससे सभी यात्रियों को इस बात का पता चल जाता है और सभी यात्री पैनिक करने लगते हैं। टेकुन सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बस एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू है। वो समझाता है कि वो कोच टनल में रह गया है और उस कोच के लोग उन्हें रिजॉर्ट पर मिलेंगे। इसी बीच पूर्णिमा फिर से वॉशरूम जाती है और जब केम्बेंग उसका इंतज़ार कर रही होती है तभी उसे डॉक्टर नुग्रोहो का फ़ोन आता है। वो बताता है कि पिछले हफ्ते से पूर्णिमा उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। उसे तुरंत चेकअप की ज़रूरत है क्योंकि उसकी लीवर कैंसर की सर्जरी सफल नहीं हुई थी। ये सुनकर केम्बेंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी पूर्णिमा वापस आती है तो केम्बेंग उसे डॉक्टर के कॉल के बारे में बताती है और ये भी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। केम्बेंग उससे पूछती है कि उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, उसने उससे झूठ क्यों बोला। इस पर पूर्णिमा समझाती है कि वो बस उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहती थी। उसे डर था कि अगर केम्बेंग को सच्चाई पता चल जाती तो वो इस ट्रिप पर आने से मना कर देती और वो दोनों इस वक्त यहाँ साथ नहीं होते। केम्बेंग कहती है कि वो अस्पताल में भी साथ रह सकते थे, जिस पर पूर्णिमा उससे पूछती है क्या वो सच में चाहती है कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी अस्पताल में ही बिताए। वो कहती है कि वो रोज़ रोज़ इतनी दवाइयाँ खाकर थक चुकी है और वो अपनी आखिरी घड़ियां अस्पताल की दीवारों को देखते हुए नहीं बल्कि उसके साथ इन खूबसूरत नज़ारों के बीच बिताना चाहती है। ये सुनकर केम्बेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे मनाने लगती है कि अभी भी कई इलाज बाकी हैं जिन्हें उन्होंने आजमाया नहीं है। वो कहती है कि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो उसे उनके पिता के साथ रहना पड़ेगा, जो उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो कहती है कि पूर्णिमा ही उसकी सब कुछ है और वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इसी बीच दूसरी तरफ टेकुन ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल के पास कुछ अजीब सा पदार्थ देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे खून से सने कुछ लोगों की झलक दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाते हैं। वो ध्यान से फिर देखता है तो वे फिर से दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये देखकर टेकुन घबरा जाता है। तभी वहाँ सिद्दीक आ जाता है और टेकुन उसे बताता है कि उसने अभी अभी कुछ लोगों को देखा था जो खून से लथपथ थे। लेकिन सिद्दीक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ड्राइवर का रेडियो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए वे कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो पूछता है कि इलेक्ट्रिक पैनल का क्या हाल है, जिस पर टेकुन बताता है कि वो इमरजेंसी सर्विस से कांटेक्ट करने आया था, लेकिन यहाँ सब कुछ खराब हो चुका है। वो उसे 5वें कोच के गायब होने के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर सिद्दीक हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि कोच को अलग करने के लिए एक खास प्रोसेस होती है। लेकिन जब टेकुन बार बार कहता है कि 5वां कोच सच में गायब है तो सिद्दीक गंभीर हो जाता है और कहता है कि अगर ये सच है तो जब तक वे इसकी वजह नहीं जान लेते तब तक संतोषों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो टेकुन से कहता है कि वो चौथे कोच के इकोनॉमी यात्रियों को संभाले और सब कुछ नॉर्मल तरीके से मैनेज करे। इसके बाद टेकुन पूर्णिमा और केम्बेंग के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि ये बस एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू है जिसे डिपार्चर स्टेशन की टीम संभाल रही है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि उनका सामान भी जल्द ही रिजॉर्ट पहुंचा दिया जाएगा। इस पर पूर्णिमा पूछती है कि उस गायब कोच के यात्रियों का क्या होगा, तो टेकुन जवाब देता है कि वे भी जल्द ही रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। तभी ट्रेन दूसरे टनल में एंटर करती है और टेकुन उन्हें बताता है कि अब उन्हें चौथे कोच के इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे जिन्हें वे अपनी अगली यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच वीआईपी क्लास के यात्रियों को कुछ अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी के मन में डर बैठने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हंसी किसी भूत की नहीं बल्कि एक यात्री की थी जो अपने फ़ोन में कॉमेडी शो जैसा कुछ देखकर हंस रही थी। दूसरी तरफ चौथे कोच में कुछ लोग गाना गाकर और म्यूज़िक बजाकर सफ़र का मज़ा ले रहे होते हैं।
तभी अचानक उनमें से एक आदमी का दम घुटने लगता है। कुछ ही पलों में दो और लोग भी उसी तरह घुटने लगते हैं। ये देखकर बाकी यात्री घबरा जाते हैं और उसे पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी डरावनी आवाज़ में कहता है कि हम सब मरने वाले हैं, और ये कहकर वहीं गिर जाता है। तभी उस ग्रुप की एक लड़की कहती है कि जो सज़ा उन्हें मिलने वाली है उससे वो बच नहीं सकते। एक और आदमी कहता है कि वे इतने लालची कैसे हो सकते हैं, जबकि एक औरत कहती है कि उनका समय आ चुका है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। अब वे इस तबाही से बच नहीं पाएंगे। तभी वहाँ एक डरावनी हंसी गूंजती है। एडम नाम का एक यात्री अपने कैमरे में एक अजीब सी परछाई देखकर बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ उसे कैमरे के जरिए ही दिखाई दे रही होती है। धीरे धीरे वो डरावनी एंटिटी सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर पूरे कोच में दहशत फैल जाती है। फिर वो सीधे एडम की तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। ये सब केम्बिंग अपनी आंखों से देख लेती है। तभी अचानक वो पूरा कोच ट्रेन से अलग हो जाता है, और जब केम्बिंग की चीख सुनकर पूर्णिमा और टेकुन वहाँ पहुँचते हैं, तब तक ट्रेन उस दूसरी सुरंग से भी बाहर आ चुकी थी। पूर्णिमा और टेकुन ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि वो कोच पूरी तरह गायब हो चुका है। केम्बिंग घबराते हुए कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे उस कोच के सभी यात्री किसी इंसान नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति के कब्जे में थे। वहाँ का शोर सुनकर बारा और संतोषो भी बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी संतोषो की नज़र पड़ती है कि कुछ कोच गायब हैं। ये देखकर वो सन्न रह जाता है। वो बारा से पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद बारा चुप रहता है। फिर संतोषो टेकुन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच रामला कहती है कि एक टनल और एक कोच का गायब होना शायद कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन अब ये दूसरी बार हुआ है, तो ये ज़रूर किसी चेतावनी का संकेत है। वो कहती है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन बारा उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अगर लोग इसी तरह अंधविश्वास में विश्वास करेंगे तो उनका इलाका कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तभी केम्बिंग बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उस कोच के सारे लोग बीच में इकट्ठा थे और उनके चारों तरफ कुछ डरावने जीव खड़े थे। लेकिन बारा उसकी बात को भी खारिज कर देता है और संतोषो को शांत रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि शायद वो कोच बस टनल में ही रह गए होंगे और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वो टेकुन से पूछता है कि क्या उसने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट किया है, जिस पर टेकुन जवाब देता है कि कंडक्टर लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुन बारा सुझाव देता है कि उन्हें वापस केबिन में लौट जाना चाहिए, लेकिन संतोषो उसे पहले जाने के लिए कहता है। जैसे ही बारा वहाँ से जाता है, संतोषो टेकुन को अलग ले जाकर कहता है कि उसे चौथे कोच को सबसे पहले संभालना होगा, इससे पहले कि मीडिया इस घटना को लेकर भयानक कहानियां बनाना शुरू कर दें। लेकिन टेकुन उसे बताता है कि उनका रेडियो और एंटीना दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच बारा एक कुर्सी पर काई जमी हुई देखता है, जिसे वो जल्दी से साफ कर देता है ताकि कोई और उसे नोटिस ना कर सके। फिर वो तुरंत सिद्दीक के पास जाता है और उसे गायब कोच के बारे में बताता है। सिद्दीक कहता है कि वो खुद भी उसे यही बताने वाला था। बारा उससे कहता है कि वो तुरंत कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करे, लेकिन सिद्दीक बताता है कि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक ख़राब हो गए हैं। बारा कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके रिजॉर्ट स्टेशन पहुंचना होगा और वहां पहुंचकर एक टीम भेजनी होगी जो उन गायब कोच के यात्रियों को ढूंढ कर निकाले। वो ये भी सुझाव देता है कि बाकी यात्रियों को रिजॉर्ट में ले जाकर उन्हें वीआईपी जैसी सुविधाएं दी जाए और उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाए ताकि वो उन पर कोई केस ना कर सकें। लेकिन सिद्दीक उसकी बात पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि ये पूरी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि वे उन गायब कोच को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और अगर वे उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए तो फिर क्या होगा। इसके बाद सिद्दीक बारा को 5वें कोच की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि वो एंटिटी सच में मौजूद है। ये देखकर बारा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए सिद्दीक को ऑर्डर देता है कि वो ये फुटेज तुरंत डिलीट कर दे, और उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पुलिस विभाग में कुछ कॉन्टैक्ट हैं जो इस मामले को संभाल लेंगे। इसके बाद सिद्दीक संतोषो के पास जाता है और कहता है कि वो वापस वीआईपी केबिन में चला जाए। संतोषो माफ़ी के तौर पर उन्हें वीआईपी सुविधाओं का आनंद लेने का ऑफ़र देता है, लेकिन सिद्दीक कहता है कि वीआईपी केबिन पहले से ही फुल है, जिस पर संतोषो कहता है कि टेकुन उन्हें अच्छी सेवाएं देगा।
जैसे ही वे वहां से जाने लगते हैं तभी रामला संतोषो को रोकती है और कहती है कि उसका पति, जिसने संकारा के लिए रेलवे बनाई थी, कभी घर वापस नहीं आया। जिसे सुन संतोषो शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है कि उसने ये पूरा मामला बारा को सौंप दिया था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसके पति के बारे में भी नहीं। इसके बाद पूर्णिमा टेकुन का सामना करती है और उस पर गायब कोच के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है। वो उससे सच्चाई जानना चाहती है, जिस पर टेकुन कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है और वो ये भी नहीं जानता कि उन्हें मदद मिलेगी या नहीं। इस पर पूर्णिमा कहती है कि उसे ये सब शुरू से ही साफ साफ बता देना चाहिए था, लेकिन टेकुन जवाब देता है कि वो बस अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रहा था, क्योंकि टेकुन को सच में कुछ नहीं पता था। अचानक पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में पूर्णिमा को अपनी उल्टी में खून नजर आता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाती है। तभी ट्रेन तीसरे टनल में एंटर करती है। दूसरी तरफ संतोषो इंदा से कहता है कि वो जाकर यात्रियों की सेवा करे। सिका डरते हुए उससे कहती है कि वो उसे अकेला न छोड़े और उसे भी साथ ले जाए, लेकिन संतोषो मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी हालत देखकर बाकी यात्री परेशान हों। कुछ देर बाद अचानक पेंट्री कार से सुजी की चीखें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं। संतोषो यात्रियों को शांत करने की कोशिश करता है और फिर सब मिलकर सुजी को ढूंढने पेंट्री कार की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि पूरी पेंट्री कार तबाह हो चुकी है। तभी अचानक उन्हें एक डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है और जब वे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक भयानक डीमन बैठा होता है। संतोषो तुरंत इंदा को इशारा करता है कि वो धीरे धीरे पीछे हटे और बाकी सभी से कहता है कि चुप रहें और तुरंत दूसरे कोच में चले जाएं। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक उनके शरीर सुन्न हो जाते हैं और वे हिल भी नहीं पाते। अगले ही पल वे खुद को चारों तरफ से उन डरावने आत्माओं से घिरा हुआ पाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माया डर के मारे गिर जाती है और उसी के साथ उस डीमन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और देखते ही देखते वो डीमन उसे मार देता है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर बाकी यात्री बुरी तरह डर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और डीमन उन सब पर हमला कर देता है। दूसरे कोच से बाकी लोग ये सब देख रहे थे, जिसे देख उनकी आंखों में दहशत फैल जाती है। वे उन लोगों की मदद करने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं और देखते ही देखते ट्रेन तीसरी सुरंग से भी बाहर आ जाता है और जैसा कि हमें पता है, तीसरा कोच भी गायब हो जाता है। किसी तरह सब लोग भागकर दूसरे कोच में पहुंचते हैं, जहां एक आदमी पूछता है कि तीसरा कोच कैसे गायब हो गया। इस पर पूर्णिमा कहती है कि उनके पास अभी ये समझाने का वक्त नहीं है। टेकुन तुरंत सिद्दीक से कहता है कि उन्हें चौथे टनल में जाने से पहले ट्रेन रोकनी होगी, वरना ये दूसरा कोच भी गायब हो जाएगा। तभी वहां बारा आ जाता है और कहता है कि उसे पहले से ही इन तीनों इकोनॉमी क्लास के यात्रियों पर शक था। वो सवाल करता है कि जब बाकी सारे कोच गायब हो गए तो ये लोग कैसे बच गए। वो और सिद्दीक उन चारों पर आरोप लगाने लगते हैं कि उन्होंने मिलकर ये सब प्लान किया है। पहले एक एक करके लोअर क्लास के कोच को गायब करना और फिर वीआईपी कोच को किसी सुनसान जगह पर रोक कर लूट लेना। पूर्णिमा कहती है कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं है तो वे किसी को कैसे लूट सकते हैं, लेकिन इस पर बारा कहता है कि अगर ये लोग कोच को अलग कर सकते हैं तो पता नहीं और क्या क्या कर सकते हैं। तभी क्रिस नाम का एक आदमी गुस्से में कहता है कि वो उन्हें अपने सामान को लूटने नहीं देगा। रामला सामने आते हुए चौथे टनल की ओर इशारा करती है और पूर्णिमा घबरा कर कहती है कि उन्हें तुरंत अगले कोच में जाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी क्रिस उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ 12 वीआईपी केबिन में लौटकर सभी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि पीछे वाले कोच में लूटपाट हो रही है, लेकिन भरोसा दिलाता है कि वो लुटेरों को उनके कोच तक नहीं आने देगा। उधर पूर्णिमा, बारा और केम्बेंग मिलकर क्रिस से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस झगड़े के दौरान गलती से पूर्णिमा के हाथों एक टूटे हुए बोतल से क्रिस की मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी यात्री उन पर हत्यारा होने का आरोप लगाते हैं और उन्हें पकड़ने जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें चेतावनी देती है कि वे उसे छोड़ दें और किसी तरह चारों वहां से भाग निकलते हैं। क्योंकि सिद्दीक ने वीआईपी केबिन का दरवाज़ा लॉक कर रखा था, इसलिए वे लोग शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाकी पैसेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं
और टेकुन उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें तुरंत पहले कोच में जाना होगा, क्योंकि हर बार जब ट्रेन टनल में जाती है वही एंटिटी वापस आ जाती है। लेकिन तभी ट्रेन चौथे टनल में एंटर कर जाती है और टेकुन की बात सुनने के बजाय पैसेंजर्स उस पर ही टूट पड़ते हैं, उसे मारने लगते हैं और नीचे गिरा देते हैं। वे लगभग उसे मार ही देते, लेकिन तभी एक खौफनाक चीख गूंजती है जिसे सुन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब डर के मारे पीछे मुड़कर देखते हैं और शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वो एंटिटी दूसरे कोच में पहुंच चुकी होती है। ये मौका देख टेकुन तुरंत भागकर पहले कोच में घुस जाता है और उधर वो एंटिटी एक एक करके सभी पैसेंजर्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। इसी बीच सिद्दीक उन चारों को पहले कोच में आने देता है और तभी दूसरा कोच ट्रेन से अलग होकर उसी टनल में रह जाता है। तभी 12 चालाकी से सिद्दीक से कीज़ ले लेता है और कहता है कि वो ट्रेन को रोक देगा। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर्स कंपार्टमेंट में पहुंचता है, वो ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने को कहता है। बाहर खड़ा सिद्दीक बाकी सबको दिलासा देता है कि 12 सब संभाल लेगा और ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन तो और तेज़ होती जा रही है। ये देख सब घबराकर ड्राइवर की कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ते हैं और सिद्दीक ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने को कहता है। जैसे ही ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है, सिद्दीक उसे तुरंत स्पीड कम करने और ट्रेन रोकने को कहता है, लेकिन 12 उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी छीना झपट्टी में अचानक वो टेकुन को ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है, जिससे टेकुन की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देख ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है और ट्रेन जंगल के बीच उस 5वें और आखिरी टनल के सामने रुक जाती है। इसके बाद वे 12 को ट्रेन के अंदर बांध देते हैं और पूर्णिमा गुस्से में कहती है कि टेकुन के साथ उसने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। 12 सफाई देता है कि उसने सोचा था अगर ये पहला कोच 5वें टनल में गायब हो जाता है तो जल्दी से रिजॉर्ट पहुंचकर मदद लाएगा ताकि बाकी सभी को बचाया जा सके, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। तभी एक इन्वेस्टर सवाल करता है कि बिना ट्रेन के वे रिजॉर्ट तक कैसे पहुंचेंगे। पूर्णिमा कहती है कि रिजॉर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वे जंगल के रास्ते पैदल वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी बीच रामला 12 से अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब रामला इन्वेस्टर्स को बताती है कि उसका पति उन्हीं के लिए काम करता था। वो ये भी खुलासा करती है कि स्टेशन पर जो औरतें थीं वे अपने पतियों और भाइयों को ढूंढ रही थीं। ये सुनकर सिद्दीक 12 को कॉन्फ्रंट करता है और कहता है कि उसकी लालच की वजह से आज सभी को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और तभी एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 12 ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इस रेलवे लाइन को जंगल के बीच से गुजारना चाहता था। तभी रहमत नाम का एक स्थानीय शमन 12 को चेतावनी देता है कि वो ऐसा करने की गलती ना करे। वो उसे समझाता है कि इस जंगल में आम डीमन नहीं रहते, बल्कि ऐसी शक्तियां रहती हैं जिन्हें कोई भी धर्म काबू में नहीं कर सकता और ना ही कोई पूजा या बलि उन्हें शांत कर सकती है। इसी बीच सिद्दीक खुलासा करता है कि 12 ने जानबूझकर उसे इस ट्रेन में भेजा था ताकि उसका राज कभी सामने ना आ सके। इसके बाद सब लोग ट्रेन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर डर के मारे वहीं ट्रेन में ही रह जाती है। तभी अचानक एक खौफनाक चीख गूंजती है और सबकी नज़र टनल की तरफ जाती है, जहां से एक डरावनी एंटिटी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं और तभी 2 लोगों को झाड़ियों के अंदर घसीट लिया जाता है, जिससे डर और भी बढ़ जाता है। तभी पूर्णिमा को एहसास होता है कि ये एंटिटी टनल की वजह से नहीं बल्कि अंधेरे की वजह से बाहर आ रहे हैं। ये सुन सब डर के मारे भागने लगते हैं। इसी बीच ट्रेन के अंदर वो एंटिटी उस इन्वेस्टर को पजेस कर लेती है और 12 से सवाल करती है कि उसने उसके जंगल को क्यों बर्बाद किया। डर के मारे कांपते हुए 12 उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी का शिकार करने लगती है। फिर वो एंटिटी पूर्णिमा और केम्बेंग के शरीर पर कब्जा कर लेती है और यहाँ पूरी सच्चाई हमारे सामने आती है। असल में ये एंटिटी इस जंगल की रक्षक होती है, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है, और जो भी इसके बीच आता है उसे ये एंटिटी अपने रास्ते से हटा देती है। जब रेल लाइन बनाने के लिए इंसानों ने जंगल को काटा, तब ये एंटिटी गुस्सा हो गई और वो इंसानों पर हमला करने लगी, लेकिन वे उन्हें मार नहीं रही थीं, बल्कि उनको पेड़ों में बदलकर वापस प्रकृति का संतुलन बना रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि क्यों उस शमन ने कहा था कि इन एंटिटी को पूजा पाठ, बलि या तंत्र मंत्र से रोका या हराया नहीं जा सकता। पूर्णिमा और केम्बेंग अभी तक पूरी तरह पेड़ नहीं बने थे। केम्बेंग रोते हुए उस एंटिटी से गुहार लगाती है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे और उसे ले जाए, जिसे सुन वो एंटिटी बस एक डरावनी मुस्कान देती है और पूर्णिमा को अकेला और जिंदा छोड़कर अचानक गायब हो जाती है।
फिर करीब 6 महीने बाद हम पूर्णिमा को रहमत के साथ देखते हैं, जहां वो उससे पूछती है कि डेमंस ने शुरू में ही 12 को क्यों नहीं मार दिया। इस पर रहमत समझाता है कि सिर्फ 12 को मार देने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उसके जैसे और लोग फिर भी पैदा हो जाते। लेकिन एक इंसान के लालच ने सैकड़ों इंसानों की जान ले ली। तब पूर्णिमा पूछती है, तो फिर उसे क्यों जिंदा छोड़ा गया? जिस पर रहमत जवाब देता है कि उनके लिए इंसान सिर्फ मिट्टी की तरह है और पूर्णिमा को कैंसर था, जिस कारण वो उनके लिए कम उपजाऊ मिट्टी के समान थी, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।